लास्ट लेक्चर में मैं आपसे बात कर रहा था प्लांट मूवमेंट्स की, और वो जो प्लांट मूवमेंट्स थी वो दो तरह से मैंने बयान की थी, एक थी ऑटोनोमिक, दूसरी थी पैराटोनिक। तो जो ऑटोनोमिक मूवमेंट्स थी वो तीन तरह की थी, एक थी टैक्टिक मूवमेंट्स, दूसरी थी टर्गर मूवमेंट्स और थर्ड वन थी ग्रोथ मूवमेंट्स। तो उनमें से मैंने दो बयान कर दी थी ऑटोनोमिक की, एक टैक्टिक मूवमेंट पे बात हो गई थी और दूसरी हमारी टर्गर मूवमेंट्स पे बात हो गई थी। तो आज हमने थर्ड नंबर पे बात करनी है, वो है ग्रोथ मूवमेंट्स। तो जो ग्रोथ मूवमेंट्स हैं उसमें वो भी तीन तरह की होती हैं, ठीक है। तो जो ग्रोथ मूवमेंट्स हैं उसमें सबसे पहली जो मूवमेंट है वो है एपिनेस्ट्री, ठीक है। ग्रोथ मूवमेंट की जो पहली टाइप है वो है एपिनेस्ट्री। ये देखिए एपिनेस्ट्री। अब जो एपिनेस्टिक मूवमेंट है वो इस तरह से है कि कोई भी अगर फ्लावर या कोई भी लीफ अगर बनना है तो पहले वो जिस कंडीशन में होता है वो होती है बड, पहले बड कंडीशन में होता है। तो बेटा अगर बड की अपर साइड, बड की अपर साइड अगर ज़्यादा ग्रोथ शो करे तो उससे उसका नतीजा क्या निकलता है, वो जो बड है ना वो बस्ट हो जाती है। मीन्स के यहाँ से ना, मतलब ये इस तरह से ये एक बड है, मतलब इसकी अपर साइड है, ये वाली जहाँ से जो मैंने दोनों हाथ जोड़े हैं ना वहाँ से, ये अपर साइड है। अपर साइड अगर ग्रोथ ज़्यादा शो कर रही है, ठीक है, तो यहाँ से बड इस तरह से बस्ट हो जाएगी। जब बड बस्ट हो जाएगी ना तो उससे लीफ निकलेगा, सही है, तो पेटल निकलेगी। तो जब बड बस्ट हो जाती है तो ऐसी ग्रोथ को एपिनेस्टिक ग्रोथ कहते हैं। और ये एक हार्मोन की वजह से होता है, ये आपको एग्ज़ाम में एमसीक्यू आएगा। ये एपिनेस्टिक मूवमेंट्स कौन से हार्मोन की वजह से होती है, तो याद रखिएगा वो ऑक्सिन की वजह से होती है। दूसरी तरह की जो मूवमेंट है वो है हाइप्टोनास्टिक मूवमेंट। ये एपिनेस्टिक मूवमेंट के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। मतलब क्या अपोजिट होगा, आपके जहन ने फौरी क्लिक किया होगा कि फिर से बर्ड कंडीशन है। यहाँ पे क्या था, एपिनेस्टिक में अपर साइड ज़्यादा ग्रो कर रही है, यहाँ पे लोअर साइड ज़्यादा ग्रो करती है। मतलब ये भी बात आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, शॉर्ट भी आ सकता है। तो लोअर साइड अगर ज़्यादा ग्रोथ शो करेगी तो डेफिनेटली वहाँ पे अपर साइड ने ग्रोथ ज़्यादा शो की थी तो बस्ट हो गया, बड हो गई, तो उससे जो है वो लीफ और पेटल बनी। लेकिन यहाँ पे बड क्लोज रहेगी, तो जब बड ही क्लोज रहेगी तो क्या लीफ बनेगा या पेटल ओरिजिनेट होगी? नो, नॉट एट ऑल। तो ये एक हार्मोन है, उसका नाम है जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स एक ऐसा हार्मोन है जो बड को बड ही रखता है, बड को बस्ट होने नहीं देता। और ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो बड को बड नहीं रहने देता, बल्कि बड को बस्ट करवाने के बाद उससे लीफ और पेटल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जिबरेलिन्स की वजह से जो मूवमेंट हैं उनको हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट है ग्रोथ मूवमेंट की टाइप न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में देखें, ये देखें जी, इधर ये स्टेम है, ऐसे ही है ना, ये स्टेम होता है मेन स्टेम, यंग स्टेम में प्लांट अभी ग्रो कर रहा है। तो ये जो स्टेम है अगर ये जिग जैग मूव करे, इस तरह देखें ना, टर्न लिया, जिग जैग मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव करता जाए, ऐसे, ठीक है। अगर ये जिग जैग मूव करे, ठीक है, ग्रो कर रहा है, तो इस फैशन में अगर ग्रो करता है तो इसको कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। ये भी ग्रोथ मूवमेंट है। देखिए यहाँ पे बड कंडीशन की ग्रोथ की बात मैंने की थी, अपर साइड की ग्रोथ या
लोअर साइड की ग्रोथ। मैं पढ़ रहा हूँ, आप बयान कर रहा हूँ ग्रोथ मूवमेंट्स को, अपर साइड की या लोअर साइड की ग्रोथ बड कंडीशन में, और फिर उसके बाद स्टेम की। तो मैंने एक्चुअली ग्रोथ मूवमेंट में 2 स्ट्रक्चर्स की बात की है और तीनों टाइप उसमें आ गई हैं। 2 स्ट्रक्चर कौन कौन से थे? एक मैंने बड पे बात की, दूसरा मैंने स्टेम पे बात की। अगर बड की अपर साइड ग्रो करती है तो उसका नतीजा आपके सामने है, अगर लोअर साइड ज़्यादा ग्रोथ करती है तो नतीजा ये भी आपके सामने है, अगर जिगजैग फैशन है तो न्यूट्रिशन है। ये तीनों मूवमेंट्स को आपने क्लियर रखना है। और जो पॉइंट मैंने लिखे हैं ना, पॉइंट वाइज लिखा है, ये सारे पॉइंट बयान करना ज़रूरी है। इनमें अगर एक भी पॉइंट आपने मिस किया तो डेफिनेटली रिजल्ट्स इन द डिडक्शन ऑफ मार्क्स प्रॉब्लम आएगी। तो इसी तरह ग्रोथ मूवमेंट को बयान करने के बाद ऑटोनोमिक मूवमेंट्स क्लियर हो गई। उसके बाद दूसरी टाइप है, उसको कहते हैं पैराटोनिक मूवमेंट्स। ठीक, तो आइए पैराटोनिक मूवमेंट्स पे बात करते हैं। पैराटोनिक मूवमेंट्स, तो जब हम पैराटोनिक मूवमेंट्स पे बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें जैसे ऑटोनोमिक की हमने टाइप्स पढ़ी थी, इस तरह इसकी भी टाइप होंगी। तो पैराटोनिक मूवमेंट्स की 2 टाइप होती हैं। एक होती हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स, नंबर 1 इज द ट्रॉपिक मूवमेंट्स, और नंबर 2 is the nastic movements, ट्रॉपिक एंड nastic movements। अब जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, सबसे पहले उसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। अब जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं वो आगे फिर 5 तरह की होती हैं। पैराटोनिक मूवमेंट 2 तरह की होगी मेन, तो फिर जब हम ट्रॉपिक की बात करते हैं तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स 5 तरह की होती हैं। इसकी 5 टाइप्स हैं। तो वो 5 टाइप कौन कौन सी हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाती है, पहले ट्रॉपिक मूवमेंट्स को मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। अब ये जो है ना ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ये एक ग्रीक वर्ड है, जी फॉर ग्रीक, ग्रीक वर्ड है जिसका जो ग्रीक कौन सा वर्ड है, ट्रोपोस। ट्रोपोस का मतलब होता है टर्न, ट्रोपोस मीन टर्न। ठीक हो गया। अब ट्रोपोस मीन है टर्न, तो अब ऐसी मूवमेंट्स जिसमें मतलब कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें टर्निंग इफेक्ट शो करता है, टर्न कर देता है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट्स। मैं इसकी टाइप पढ़ाऊँगा और साथ में एग्जांपल जब दूंगा ना तो आपको जो ट्रॉपिक, जो ट्रोपोस का मतलब है ना टर्न, वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलें जी, पहली इसकी टाइप पढ़ते हैं, वो है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म 2 लफ्ज़ हैं, फोटो और ट्रॉपिज्म, ठीक है ना। फोटो मतलब लास्ट टाइम बोला था ना मैंने, फोटो मतलब लाइट, और ये जो लफ्ज़ है फिर से ट्रोपोस मीन टर्न, मतलब लाइट यहाँ पे क्या है, लाइट क्या है, स्टिमुलस, सिग्नल। सिग्नल जो है वो लाइट है, जो स्टिमुलस है वो लाइट है। तो लाइट के स्टिमुलस से अगर प्लांट का कोई स्ट्रक्चर टर्निंग इफेक्ट शो कर रहा है, टर्न टाइप मूवमेंट शो कर रहा है, तो उसको कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। इसकी एग्जांपल पढ़ लेते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि ये एक प्लांट है, ये देखिए, ये प्लांट है ना, इस तरह से ये ग्रो कर रहा है, लेकिन ये इसकी ब्रांचेस हैं, ये वाली, ये इसकी ब्रांचेस हैं। अब लाइट का सिग्नल इस तरफ से आ रहा है, ऐसे यहाँ से लाइट आ रही है, फॉल कर रही है,
लाइट की इंटेंसिटी इस तरफ ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो अब ये जो ब्रांच है, ये जो ब्रांच है ऐसे चल रही है ना इस तरह से। अब यहाँ से ये देखिए, इधर देखिएगा, जिस तरफ से लाइट ज़्यादा है ना, ये जो ब्रांच है उस तरफ झुक जाएगी इस तरह, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट का एक्सपोजर ले सके। ठीक है। आपको पता ना प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करनी होती है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो होती है ना लाइट, जिस तरफ से लाइट है ना, तो वो फोटोसिंथेसिस की खातर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट के एक्सपोजर के लिए वो जो है ना इसकी ब्रांच है वो उस तरफ टर्न हो जाती है इस तरह। ये देखें, ये टर्न हुई। तो टर्न के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? ट्रोपोस। सही है। तो टर्न हुई, किसकी तरफ टर्न हुई? लाइट की तरफ। तो टर्न ट्रोपोस और लाइट के लिए फोटो। तो क्या बन गया? फोटोट्रॉपिज्म। समझ आ गई बात की? तो दूसरी है, ये थी फोटोट्रॉपिज्म। अब उसके बाद है थिग्मोट्रॉपिज्म। नंबर 2 इज द थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म। अब देखिए जी, आपको ट्रॉपिज्म का तो मतलब समझ आ गया होगा। ट्रॉपिज्म का मतलब समझ आ गया होगा। क्या मतलब है? टर्न। अब तो मैंने यहाँ पे टर्न करके भी आपको दिखा दिया। अब थिग्मो का मतलब होता है टच इन रिस्पॉन्स टू। अब जो सिग्नल आएगा, जो सिग्नल आएगा, जो स्टिमुलस होगा, वो क्या होगा? टच। तो टच के नतीजे में कैसी मूवमेंट शो करना? टर्न टाइप मूवमेंट शो करना। क्या कहलाता है? थिग्मोट्रॉपिज्म। फिर से एग्जाम्पल ज़रूरी है। अब थिग्मोट्रॉपिज्म में अगर हम एग्जाम्पल पढ़ें उसकी तरह की, तो अब आप ये देखिए कि कहीं पे आपने क्लाइंबिंग वाइन्स देखी होंगी। अंगूर की बेल जिसे कहते हैं। आपने कभी देखा? इस तरह से ना, ये मैं बना देता हूँ। ये वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होता है, सॉलिड रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है ये वाला जो मैंने बना दिया। सही। वो सॉलिड ऑब्जेक्ट को इस तरह से प्लेस करते हैं, और वो जो अंगूरों की बेल होती है ना, जब वो ग्रो करती है ना, मतलब इस तरह से, ये देखिए, ये ग्रो कर रही है, तो उसको इसकी सपोर्ट चाहिए होती है। ऐसे वो ग्रो कर रही है, तो जैसे ही उसका कोई पार्ट इसको टच करता है ना, ऐसे ये टच किया ना उसने, तो वो इसके गिर्द टर्न ले लेता है ऐसे, फिर यहाँ से टर्न लेता है, फिर यहाँ से टर्न लेता है। ठीक, इसी तरह से यहाँ से ऐसे ऐसे टर्न लेती। सही हो गया ना? वो अपने आप को, वो जो वाइन्स हैं, वो अपने आप को, अंगूरों की जो बेल है, वो अपने आप को इस सॉलिड ऑब्जेक्ट के गिर्द लपेटना शुरू कर देती हैं, टर्न करना शुरू कर देती हैं। ठीक है। ये कैसे हुआ? ये इस तरह से हुआ कि, ये आपको एग्जांपल समझ आ गई है ना? आई थिंक सो आ गई होगी। ये इस तरह से हुआ, मैं इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देता हूँ। ये जब सॉलिड ऑब्जेक्ट था ना, ये वाला, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट था, और जब इसने टर्निंग इफेक्ट शो किया ना, मीन्स कि ये क्लाइंबिंग वाइन्स हैं, ये इसके साथ है, इसके साथ उसने टच किया ऐसे, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, और ये रेड कलर में, फॉर एग्जांपल मैंने कहा, ये अंगूरों की बेल का एक स्ट्रक्चर है जो इसका सहारा लेना चाह रहा है। तो जब ये सहारा लेते हैं ना इस तरह से, ये देखिए, सॉलिड ऑब्जेक्ट को जिस हिस्से ने टच किया हुआ है, ये वाला सॉलिड ऑब्जेक्ट ब्लू कलर में है, ये हिस्सा, ये हिस्से ने टच किया हुआ है सॉलिड ऑब्जेक्ट को, तो जिस हिस्से ने टच किया हुआ है उसका अपोजिट पोर्शन, ये यही बनेगा ना, उसका अपोजिट पोर्शन, ये यहाँ से ज़्यादा ग्रोथ होती है, यहाँ से ज़्यादा ग्रोथ होती है, ग्रोइंग 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 टुवर्ड्स द सॉलिड ऑब्जेक्ट। डेफिनेटली अगर ये इसकी तरफ, इसकी ग्रोथ ज़्यादा है,
यहाँ से ग्रोथ कम है, ठीक, ये ग्रोथ ज़्यादा हुई तो वो इस सॉलिड ऑब्जेक्ट तक पहुँच गया, ये करीब था ग्रोथ कम हुई तो यहाँ ग्रोथ ज़्यादा हुई, तो इस तरह क्या हुआ कि टर्निंग इफेक्ट आ गया, वो टर्न हो गए, अपोजिट पोर्शन की ग्रोथ ज़्यादा हुई है, ठीक है, ज़्यादा ग्रोथ हुई, यहाँ पे कम हुई है, जो इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट था वहाँ ग्रोथ कम हुई है, जो अपोजिट है जो कॉन्टैक्ट पॉइंट नहीं है वहाँ ग्रोथ ज़्यादा हुई है। तो उससे क्या होता है, उससे ये होगा कि यहाँ टर्न आ जाएगा, तो ये लफ्ज़ जो ट्रोपोस है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो जी हुआ क्या कि टर्निंग आई है, ट्रोपोस का वर्ड कंप्लीट हो गया, लेकिन इन रिस्पॉन्स टू टच, जब क्लाइंबिंग वाइन ने टच किया तो टर्न पैदा हुआ, टच किया थिग्मो का लफ्ज़ आ गया, टर्न किया तो ट्रोपिज्म का वर्ड आ गया, मिला के बोला तो क्या बना, थिग्मोट्रोपिज्म। तो दूसरी टाइप इस तरह क्लियर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड टाइप की तरफ आते हैं। दो टाइप हो गई, तो अब जब हम थर्ड टाइप पे बात करेंगे वो है कीमोट्रोपिज्म। थर्ड टाइप इज द कीमोट्रोपिज्म। अब तो आपको आदत हो गई होगी, ट्रोपिज्म काफ़ी देर से कर रहा हूँ, हैं। तो ट्रोपिज्म ग्रीक वर्ड फिर से क्या मतलब होता है, ट्रोपिज्म मीन टर्निंग टाइप मूवमेंट शो करना। लेकिन अब की बार सिग्नल क्या आएगा, क्या कहता है आपका ब्रेन, आपका इंटेलिजेंट और शरारती ब्रेन क्या कहता है, केमिकल, टर्निंग मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल। तो डेफिनेटली एग्जाम्पल तो देनी पड़ेगी। तो अब इसमें जब एग्जाम्पल की बात हम करेंगे तो है हाइफी ऑफ द फंजाई, हाइफी ऑफ फंजाई। फंजाई के जो हाइफी हैं वो कीमोट्रोपिज्म शो करते हैं। सवाल आता है कैसे, लें जी कैसे। अब ये देखें, ये एक वुड है, ठीक है। अब इसमें ये वुड है ना, तो आपको पता है प्लांट के जो फंजाई के जो हाइफी होते हैं, मीन्स कि इस तरह से वो अगर ग्रो कर रहे हैं, ऐसे ग्रो कर रहे हैं, तो जब वो अटैक करते हैं ना, ये फर्स्ट ईयर है, जब वो अटैक करते हैं तो वो इसको अपनी लपेट में ले लेते हैं, ऐसे इसको अपनी लपेट में ले लेते हैं इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जो है ना, ये है वुड, और आप जानते हैं कि हाइफी के अंदर, हाइफी के पास एंजाइम्स होते हैं जिन्होंने इस वुड को, इस डेड वुड को तोड़ना होता है। आपको पता ना, फंजाई आर द डिकम्पोजर्स, और इन्होंने अब्जॉर्प्शन करनी होती है। जब वो वुड को तोड़ते हैं तो उससे जो फ्लूइड निकलता है उसको ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वुड को तोड़ने के लिए हाइफी का अपने सबस्ट्रेट को, यानी कि वुड को अपनी गिरफ्त में करना लाजम है, ठीक है, समझ आ गई। तो फिर जो हाइफी हैं जब इसको अपनी गिरफ्त में लेते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, टर्न करना पड़ता है, समझ आ गई। तो जब वो टर्न करते हैं तो कौन सा लफ्ज़ पूरा हुआ, ट्रोपिज्म, ठीक है। तो जो वुड है, वुड क्या है, एक वुड एक केमिकल है, वुड क्या है, एक केमिकल है। मतलब कि इसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं ना, आपने पढ़ा था सेलुलोज, लिग्नन, हेमीसेलुलोज, पढ़े हैं ना आपने सारे। तो ये इसके अंदर केमिकल्स होते हैं। तो वो जो केमिकल है, केमिकल उसके सिग्नल से कौन सा इफेक्ट आया, टर्निंग इफेक्ट आया। तो केमिकल से यानी कि वुड से कीमो बन गया और टर्न करने से ट्रोपिज्म बन गया। मिला के बोलें तो क्या बना, कीमोट्रोपिज्म। 3 टाइप हो गई। उसके बाद नंबर 4 है हाइड्रोट्रोपिज्म। ये तो बड़ा आसान हो गया होगा आपके लिए, आपकी बार आसान हो गया होगा।
हाइड्रोट्रॉपिज्म। फिर से ट्रॉपिज्म मीन टर्न। मेरा ख्याल है आप अपनी ज़ुबान से खुद बोल रहे होंगे। ट्रॉपिज्म मीन टर्न। और हाइड्रोमीन, ये तो बड़ा आसान है, हाइड्रोमीन वाटर। सही है, ये तो आसान, इसकी एग्जांपल भी बड़ी आसान होगी। ये देखें, से फॉर एग्जांपल अगेन दिस वन इज द प्लांट। ये प्लांट है अगर एक, तो ये इसकी शूट्स हैं ऊपर, और ये शूट्स हैं, और यहाँ से रूट्स हैं। ठीक, ये रूट्स हैं, तो वाटर कहाँ होता है? वाटर। और ये क्या है? ये सॉइल है, सॉइल की सरफेस है। और यहाँ क्या है? यहाँ वाटर है नीचे, ये वाटर है सारा। ठीक है, तो ट्रॉपिज्म मीन टर्न, और ये है शूट्स हैं। मिसाल ले लें, अगर वाटर की क्वांटिटी यहाँ ज़्यादा है या नीचे ज़्यादा है, ये यहाँ नीचे वाटर ज़्यादा है, नीचे यहाँ पे, तो ये जो अगर यहाँ पानी ज़्यादा है तो ये जो रूट है, ये देखिए, ये जो रूट है ये ज़्यादा पानी की तरफ जाएगी, क्योंकि इसने वाटर को अब्जॉर्ब करना है। वाटर को क्या करना है? अब्जॉर्ब करना है, और प्लांट्स के अपर पार्ट्स को देना है, पहुँचाना है वहाँ तक। तो ज़्यादा पानी की तरफ बढ़ेगी, तो ज़्यादा पानी की तरफ बढ़ने के लिए इसने खुद को क्या किया? टर्न किया। टर्न किया ना, तो क्या बन गया? ट्रॉपिज्म। किसके लिए टर्न किया? वाटर के लिए। क्या बन गया? हाइड्रो। मिला के बोलें तो हाइड्रोट्रॉपिज्म। 5 हो गई, 4 हो गई। अब लास्ट है 5th वन। इसकी जो 5वीं और आखिरी जो टाइप है वो है जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, तो जियोट्रॉपिज्म, ये फिर से ट्रॉपिज्म मीन टर्न, और जियो मीन होता है अर्थ, सॉइल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो टुवर्ड सॉइल टर्निंग मूवमेंट शो करना क्या कहलाता है? जियोट्रॉपिज्म। ये भी बिल्कुल इस तरह की है। अब साल्ट्स और मिनरल्स वगैरह या वाटर है, ये सारी चीज़ें ये सॉइल में हैं, तो सॉइल की तरफ हरकत किसकी होती है? ये क्या थी भला? ये हैं रूट्स। तो रूट्स का सॉइल की तरफ नीचे को जाना और टर्न करके जाना, अब की बार क्या है? सॉइल है। सही है, तो टर्निंग इफेक्ट सॉइल की वजह से आना क्या कहलाता है? जियोट्रॉपिज्म। अब पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म क्या होगा? पॉजिटिव का मतलब है किसी की तरफ, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है रूट्स पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेंगे क्योंकि ये ज़मीन की तरफ जाती हैं, लेकिन शूट जो हैं वो अवे फ्रॉम द अर्थ, तो क्या होगा? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। इसी तरह हाइड्रो भी है। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म कौन शो करता है? रूट्स, वाटर की तरफ है। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है। तो जो अवे जाना है शूट्स ने जो वाटर से, तो उसको क्या कहना है? नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। इसी तरह ये क्या हो गई भला? 5 टाइप्स हो गई किसकी? ट्रॉपिक मूवमेंट्स की। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं वो किसकी एग्जांपल में आता है? किसकी टाइप में आता है? पैराटोनिक मूवमेंट्स की। सही, पैराटोनिक मूवमेंट्स 2 तरह की हैं, लेकिन एक तो थी ट्रॉपिक, उसकी 5 टाइप्स थी, वो मैंने आपसे डिस्कस कर दी, और जो दूसरी हैं वो है नेस्टिक मूवमेंट्स। चलिए अब नेस्टिक पे बात कर लेते हैं। ओके, आई थिंक सो आपको ट्रॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेस्टिक मूवमेंट्स, अब जो नेस्टिक मूवमेंट्स हैं वो भी 2 तरह की होती हैं। एक तो होती है निक्टीनेस्टी, दूसरी होती है हेप्टोनेस्टी।
निक्टिनेस्टी, और दूसरी मैंने क्या बोली, हेप्टोनेस्टी। अब पहले नेस्टिक मूवमेंट को मैं डिफाइन कर देता हूँ। नेस्टिक मूवमेंट्स आर दी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स। अब ये क्या है, ये नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है, ये देखिए जी, मतलब नॉन डायरेक्शनल का मतलब है हैविंग नो इफेक्ट ऑफ स्टिमुलस, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, मतलब इसको डिफाइन कर दिया मैंने। क्या मैंने कहा, हैविंग अनअफेक्टेड कह लें, एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अनअफेक्टेड टू डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, अब अभी नहीं समझ आई होगी आपको। ये देखें, इसको जब मैं बयान करूँगा ना इसकी टाइप्स को, तो मैं इसको आपको ना क्लियर कर दूंगा डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले क्या है वाला, निक्टिनेस्टी। तो निक्टिनेस्टी को पढ़ते हैं। निक्टिनेस्टी दो तरह की है। निक्टिनेस्टी जो है उसमें पहली जो होती है वो है फोटोनेस्टी और दूसरी है थर्मोनेस्टी। फोटोनेस्टी। अब नेस्टी का मतलब बता दिया ना मैंने आपको क्या होता है। नेस्टी का मतलब क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स ड्यू टू द सिग्नल ऑफ लाइट। समझ आ गई, ड्यू टू द सिग्नल ऑफ लाइट। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म क्या दिया, फोटो पीरियड इसकी एग्जांपल में आएगा। फोटो पीरियड, अब आपको फोटो पीरियड नहीं पता होगा, फोटो पीरियड क्या होता है। फोटो पीरियड का पे ना हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 18 में, ये पूरा एक डिटेल्ड टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है एग्ज़ाम के हवाला से, तो मैं इसको 2 लेक्चर्स में ख़त्म करूँगा, फ़ोटो पीरियड क्या होता है। तो फोटो पीरियडिज्म पे हम इंशाल्लाह बाद में बात कर लेंगे। तो ये इसमें ना मतलब इसको मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, फोटो पीरियड की बात हम करेंगे। ठीक है, अब इसमें ना आप ये कह लें लाइट की वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर। ठीक है, फूलों का मतलब बंद हो जाना या ओपन हो जाना किस पे डिपेंड करता है, फोटो पे, लाइट के। मतलब आपको पता है, आपने पढ़ा है, जब इवनिंग का टाइम है तो उस वक़्त प्लांट के जो मतलब लाइट की इंटेंसिटी कम हो रही है, तो जो फ्लावर हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं। जब दिन में लाइट की इंटेंसिटी फिर से बढ़ती है तो वो फ्लावर ओपन हो जाता है। सही है, लेकिन यहाँ पे लाइट की मैंने बात आपसे की है, फ़ोटो का लफ्ज़ क्लियर हो गया कि लाइट जनाब कम थी या लाइट ज़्यादा थी, दिन के वक़्त या शाम के वक़्त, मतलब रात के वक़्त, ये मतलब लाइट की बात तो आ जाती है। ये नेस्टिक यहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, हज़म नहीं बल्कि हो रहा होगा। चलो फ़ोटो तो ठीक है, नेस्टिक क्या है, फिर नेस्टिक को भी यहाँ पे पुट करें। तो फ़ोटो तो चलो मैंने पुट करवा दिया, अब नेस्टिक मूवमेंट्स हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स। देखें जी, अब यहाँ पे मैं इसको डिफरेंस क्लियर करूँगा। अब ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, देखें टर्निंग इफेक्ट हुआ है टूवर्ड्स द स्टिमुलस। जैसे फोटोट्रॉपिज्म हुई है ना, ये देखो फोटोट्रॉपिज्म और फोटोनेस्टी में क्या फ़र्क है, सही है ना। फोटोट्रॉपिज्म एक डायरेक्शनल मूवमेंट है, फोटोनेस्टिक एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है।
दोनों में स्टिमुलस सेम है, इसमें भी लाइट का है, इसमें भी लाइट का है। फ़र्क क्या है ये देखें, लाइट का सिग्नल और इसमें भी लाइट का सिग्नल। यहाँ पे ट्रॉपिज्म का वर्ड आ गया, यहाँ पे नेस्टिक का वर्ड आ गया। ट्रॉपिज्म ने इसको डायरेक्शनल बना दिया, नेस्टिक ने इसे नॉन डायरेक्शनल बना दिया। अब यहाँ पे ट्रॉपिज्म ने इसको डायरेक्शनल कैसे बनाया, जिस तरफ से लाइट आ रही थी ये उस तरफ चला गया, सही है ना। ये जो स्टेम है, ये जो ब्रांच है, ठीक है, ये जिस तरफ से लाइट आ रही थी, जिस तरफ लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, जिस तरफ लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, ये ब्रांच उस तरफ झुक गई है तो डायरेक्शनल हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टोमेटा ओपन हुए हैं या फ्लावर ओपन हुआ है या क्लोज हुआ है, तो लाइट इंटेंसिटी अगर कम हुई है तो प्लांट ओवरऑल ही क्लोज हो गया, ओवरऑल ही क्लोज हो गया। जब लाइट इंटेंसिटी फिर से बढ़ी है तो फ्लावर ओवरऑल ही ओपन हो गया, सही है ना। तो फ्लावर के अगर राइट साइड पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, सही है, फ्लावर के अगर राइट साइड पे इंटेंसिटी ज़्यादा है तो वो ये नहीं है, मतलब अनइक्वल इंटेंसिटी है लाइट की, तो लेफ़्ट राइट पे ज़्यादा है, लेफ़्ट पे कम है इंटेंसिटी, लेकिन रोशनी मध्यम है, मतलब कम हो रही है, तो वो अपने आप को क्लोज़ करना शुरू कर देंगे। यानी कि एक तरफ ये नहीं होगा कि आप ये समझ लें कि जनाब वो अगर डायरेक्शनल होती तो मतलब ये समझ लें कि अगर एक फ्लावर है उसके राइट साइड पे लाइट की इंटेंसिटी जो है वो कम थी और जी लेफ़्ट की तरफ लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा थी, तो जहाँ लाइट इंटेंसिटी कम हुई थी उस तरफ से फ्लावर थोड़ा सा बंद हो गया है और लेफ़्ट साइड से वो ओपन ही रहा है। ऐसा तो नहीं हुआ ना, ऐसा तो नहीं हुआ, डेफिनेटली नहीं हुआ। अगर लाइट इंटेंसिटी जो है वो कम हो रही है, ठीक है ना, वो कम ओवरऑल कम हो रही, तो वो जिस तरफ से जो भी हो जाए वो ओवरऑल ही फ्लावर ने बंद होना है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है ये देखें, ये जो मतलब जो ब्रांच है, ये जो ब्रांच है, अब ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, ये देखें इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, ये तो जा रही है, सही है, कोई टर्न नहीं दिया इसने कोई टर्न नहीं दिया, लेकिन इसने टर्न दिया। यानी कि एक ही प्लांट का जो एक स्ट्रक्चर, कोई एक स्ट्रक्चर झुक गया और कोई दूसरा ना झुका, सही है ना। तो जो कोई एक झुक गया वो खास हो गया, वो डायरेक्शनल हो गया। और यहाँ क्या हो रहा है, अगर फ्लावर है तो वो सारे का सारा फ्लावर ही ओपन हो रहा है या सारे का सारा फ्लावर ही क्लोज हो रहा है, समझ आ गई बात की। तो ओवरऑल है यहाँ पे, तो इस वजह से इसको कहा कि इसके ऊपर जो डायरेक्शन है स्टिमुलस की, वो उस पर असरअंदाज नहीं होती। आई थिंक सो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये है, तो डायरेक्शन नॉन डायरेक्शनल है तो नेस्टिक का वर्ड आ गया, और स्टिमुलस क्या था लाइट का, तो फोटो आ गया, मिला के बोला तो फोटोनेस्टिक। नंबर 2 पे दूसरी क्या थी भला, दूसरी निक्टिनेस्टी फोटोनेस्टिक थी और साथ में थी थर्मोनेस्टी। अब थर्मोनेस्टिक का तो मतलब पता हो गया, आपको लग गया होगा नेस्टिक का मतलब क्या है। और थर्मीन क्या होता है, हीट, टेम्परेचर कह सकते हैं आप, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से भी। अब इसकी जो एग्जांपल है वो भी सेम ही है, मतलब नाइट में जो है ना पेटल्स का, फूलों की जो पत्तियां हैं उनका बंद हो जाना और दिन के वक्त उनका ओपन हो जाना, ठीक है। तो इसमें कोई और एग्जांपल आप दीजिए, यहाँ से फ्लावर की सिंपल आपने दी है, तो आप यहाँ पे कोई ट्यूलिप की बात कर लीजिएगा। ट्यूलिप के जो फ्लावर हैं, ट्यूलिप का फ्लावर जो है, जो पेटल्स हैं उसकी, वो रात के वक्त बंद हो जाती हैं, तो डेफिनेटली टेम्परेचर कम होता है, लो डाउन होता है, तो दिन के वक्त टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सही है। तो टेम्परेचर दिन के वक्त ज़्यादा होने की वजह से वो जो फ्लावर की पेटल्स हैं वो ओपन हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर का भी इफ़ेक्ट होता है। तो ये दो निक्टिनेस्टिक मूवमेंट्स हो गई,
निक्टिनेस्टिक, और उसके बाद क्या आ गई, हेप्टोनेस्टिक। ये लास्ट वन है हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट्स। यहाँ पे मैंने बड़ा अहम एमसीक्यू हिसाब से डिस्कस करना है। हेप्टो का मतलब यहाँ पे इन रिस्पॉन्स टू टच, यहाँ पे टच की बात है, इन रिस्पॉन्स टू टच। और ये क्या है, नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मीन नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। तो इसकी जो एग्जांपल है वो है, आपने पढ़ा था वीनस फ्लाई ट्रैप, पढ़ा था ना, वो वीनस फ्लाई ट्रैप आपने पढ़ा था। वो कोई एक इंसेक्ट है, वो वीनस फ्लाई ट्रैप है ना, वो उसके आपने देखा था उसके मार्जिन्स होते हैं, ठीक है, उसके मार्जिन्स होते हैं। मतलब इस तरह जो उसके, जिस तरह मेरे हाथ है ना, इसकी जो मेरे या फिंगर्स हैं, ये इस तरह से, मतलब इस तरह फ्लावर होता है, ऐसे फ्लावर होता है, ठीक है, ऐसे फ्लावर होता है। तो मतलब उसके पत्ते इस तरह के होते हैं। तो जैसे कोई इंसेक्ट आके इसके ऊपर बैठता है ना, कोई भी इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठता है, तो वो जो इसके ये वाले जो पत्ते की टॉप सरफेस होती है ना, उस पर ब्रिस्टल्स लगे होते हैं, तो वो फौरी तौर पे अपने आप को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं ब्रिस्टल्स। वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं इसके। इसके अलावा 2 और भी आपने पढ़े थे, पिक्चर प्लांट, और एक आपने पढ़ा था सन ड्यू, पढ़े थे ना। उसमें मैंने आपको एक वीनस फ्लाई ट्रैप की बात की। ये देखें जी, मैंने कहा इंसेक्ट, ये पत्ता है, सही है, ये इसकी वेलवेटी सरफेस है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, और ये इसके मार्जिन जो होते हैं वहाँ पे ब्रिस्टल्स होते हैं, पढ़ा था ना आपने। तो वहाँ पे देखिए जी, जब उसने टच किया, मैंने क्या कहा, जैसे उसने टच किया, किसी भी इंसेक्ट ने टच किया, तो फौरी तौर पे क्या हुआ, वो ब्रिस्टल्स ऐसे इंटरलॉक हो गए। क्या हो गए, इंटरलॉक हो गए, उन्होंने उस इंसेक्ट को पकड़ लिया। तो अब फिर से मुझे एक बात आपको यहाँ पे क्लियर करवानी, ये देखें, यहाँ हेप्टो, ये टच की वजह से ये मूवमेंट आई है, लेकिन नॉन डायरेक्शनल है। तो क्या यहाँ टच की वजह से नहीं आई, तो ये डायरेक्शनल है। फिर से समझाना पड़ेगा, मैं समझाता हूँ। यहाँ टच है लेकिन डायरेक्शनल है, यहाँ टच है लेकिन नॉन डायरेक्शनल है। थोड़ा सा समझ गए होंगे आप। टच का मतलब यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट था, सॉलिड ऑब्जेक्ट को जो हिस्सा टच करेगा उसी की अपोजिट सरफेस जो है वो टर्न लेगी। समझ आइए, जो हिस्सा टच करेगा, जिस हिस्से ने टच नहीं किया वहाँ पे टर्निंग इफेक्ट भी नहीं आएगा, तो क्या हो गई, डायरेक्शनल। सही है। तो अब यहाँ पे देखें भला, यहाँ पे क्या हुआ है, वीनस फ्लाई ट्रैप के जिस हिस्से को टच किया इंसेक्ट ने, जिस हिस्से को टच किया इंसेक्ट ने, अगर तो डायरेक्शनल होता तो वो हिस्सा ही क्लोज होता, बाकी सारा लीफ ओपन रहता। लेकिन हुआ क्या है, किसी हिस्से को भी, वीनस फ्लाई ट्रैप के बेटा किसी हिस्से को भी अगर इंसेक्ट ने टच कर लिया ना, तो पूरे का पूरा लीफ जो है वो इंटरलॉक हो जाएगा। समझ आइए ना, पूरे का पूरा लीफ क्लोज हो जाएगा। डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती स्टिमुलस की, ये नहीं डिपेंड करता है कि वो कहाँ से उसने टच किया। जी लेफ़्ट साइड से टच किया था तो वहाँ के जो मार्जिन्स हैं वो इंटरलॉक होने चाहिए थे, जबकि दूसरी तरफ वाले जो हैं वो ओपन रहने चाहिए थे। ऐसा नहीं हुआ। समझ आ गई बात की, एक तरफ डायरेक्शनल है और एक तरफ नॉन डायरेक्शनल है। इसकी मैंने अच्छी तरह से आपको वजाहत दे दी है। तो बेटा इस तरह से हमारी पैराटोनिक मूवमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं। तो जो आपका एग्ज़ाम है ना, उसमें आपको या तो ऑटोनोमिक आनी है या फिर आपको पैराटोनिक आनी है। तो मैंने दोनों मूवमेंट्स जो हैं प्लांट्स की आपसे क्लियर कर दी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट में अगला जो है वो टॉपिक शुरू करेंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, इनको अच्छे तरीके से आपने याद रखना है, इनकी डायग्राम्स को ज़रा देखना है अच्छी तरह से, पॉइंट्स को जहन में रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपका हामी नासर रहे। अल्लाह हाफिज़।